हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम हमारा काइनेमेटिक्स के ऊपर है और हाँ, ऑलरेडी मैं इसकी थ्योरी को काफ़ी डिटेल से अलग अलग सेक्शंस में बता दिया हूँ, जो आप मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज का जो ये मेरा प्रोग्राम है, विशेष करके आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ भी है नीट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। तो नीट में जो काइनेमेटिक्स के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी का आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ सॉल्व करता हूँ। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसे बहुत सारे फॉर्मूलाज को आपको याद नहीं रखना रहता है, बल्कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करना रहता है। चलिए, मेरे पास 2020 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप बोर्ड के ऊपर मैं आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपका फोकस किया हुआ है। कहता है कि देयर इज ए टावर, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए स्टोन इज थ्रोन with a velocity 20 meter per second in a downward direction. Under gravity, there is a one and only one force acting, and this force is a gravity force. It strikes the ground with 80 meter per second. And what is the time? It is not given. So, during a certain interval of a time, it strikes the ground 80 meter per second. Then the question is, what is the height of a tower? So, this is the question. H is nothing but height of a tower and that is the required. अब यहाँ पर एक बात आता है कि चूंकि मैं न्यूमेरिकल पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए आपके साथ डील कर लेता हूँ कि डायरेक्शन क्या लें, क्या जी की वैल्यू को पॉजिटिव लें या जी की वैल्यू को निगेटिव लें। तो ये ऑप्शंस आपके हाथ में निर्भर करता है कि आप क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं, अप पॉजिटिव लेते हैं या डाउन पॉजिटिव लेते हैं, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। लेकिन मेरा ये कहना रहता है कि अप्रोच आसान हो जाता है, कम से कम निगेटिव इन्वॉल्व होता है कि अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शंस को ही पॉजिटिव मान लीजिए। इस केस में क्या हो गया कि स्टोन नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए वी कंसीडर, ये साइन कन्वेंशन हम ले लें, टेक डाउनवर्ड एज ए पॉजिटिव। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, रेस्ट इज इक्वल। अब आपके पास ये देखना है कि दिस जी इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर ये जी कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशंस ऑफ मोशंस में एच से रिलेटेड है और दोनों वेलोसिटी और जी भी दिया हुआ है। तो बेस्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा इसके लिए, आप भी समझ गए होंगे कि दिस इज ए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s इज distance traveled during that much of a time. So what is this velocity? 80 का square. Now this is 20 का square. This is 2 acceleration due to gravity. Here it has to be considered g into this h, height of the fall, that is the displacement. So what is this h? H equal to 80 square minus 20 square into 20. This is equal to 80 plus 20, 80 minus 20, and this is 20. 100 into 60 divided by 20, 3 and 300. So the answer is crystal clear. It is a 300 meter. अब अगर इसमें पूछता कि what is the time, हालांकि नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछता तो आप आराम से निकाल सकते थे। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, certainly you can find time also. तो जैसे जैसे क्वेश्चन अप्रोच करता जाएगा, मैं उसकी कॉन्सेप्ट को वहीं पर डील करूंगा, ताकि आपके अगले किसी भी प्रॉब्लम्स में आए तो आप खुद ही इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। 2019 के नीट के एग्जाम में आया हुआ डेड इजी क्वेश्चन, जहां सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। क्या कहता है? लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल स्टार्ट्स और बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एंड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, लेट अस सपोज x. From B to C, it again moves with a velocity v2 and travels the same distance x. Then what is its average velocity? So what is the principle for average velocity? ये आप एक लॉजिक समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। v एवरेज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी की मामला है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यही आपका हमेशा अप्रोच बना रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? x और x है तो दैट इज 2x. व्हाट इज द टोटल टाइम? इस टाइम को अगर मैं t1 मान लूँ और इस टाइम को अगर t2 मान लूँ तो दिस इज t1 प्लस t2. नाउ दिस इज 2x. व्हाट इज t1? डिस्टेंस है x और वेलोसिटी है v1. अगेन है डिस्टेंस x और वेलोसिटी है v2. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v1 v2 divided by v1 plus v2 and this is the v average.
ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, चॉइस के मुताबिक सेट करना है, तो चॉइस के मुताबिक आप सेट कीजिए। आप इसे 2/v एक साइड लिख दीजिए, उस साइड आ गया 2 और ये v, और यहाँ पर क्या बचेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। यस, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन है, आपका आंसर यहीं पर आ गया। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 v1 प्लस। अब अकॉर्डिंग टू द आंसर आपको मैच करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, इसे दोनों को डिवाइड कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, इट इज ए नेवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी चर्चा नहीं इसमें करेंगे। नेक्स्ट, यस, अब आपके सामने है नीट 2017 का क्वेश्चन। यहाँ कहीं ना कहीं रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, तो कोई भी एक बॉय है या एक गर्ल है, मेट्रो स्टेशन पर पहुँचती है और वहाँ पर एस्केलेटर लगा हुआ है। एस्केलेटर का क्या काम होता है, ऑटोमेटिक वो नीचे से ऊपर तक चलते रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सी फाउंड द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज स्टेशनरी, तो इट वॉज जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी स्टेप्स या स्टेयर। तो अब क्या करेगी, उसे ऊपर जाना है तो वो स्टेयर के सहारे खुद चलते हुए ऊपर की चली जाती है, और उसे ऊपर जाने में कहता है क्वेश्चन का कि इट टेक्स टाइम t1। तो आप मान लीजिए कि ये स्केलेटर्स हो गया, यहाँ तक इसको इसे मूव करते हुए जाना था, ये हो गया। इसकी कितनी हाइट हो गई, सपोज कीजिए कि ये d हाइट हो गई, और टाइम कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस अगर ये मान लें कि ये प्रत्येक हाइट्स को ऐसे करते हुए जाइएगा, ये राइज है, ये थ्रेड होता है, इसे हम लोग राइज कह रहे हैं, तो सारे राइज को अगर मिला दीजिएगा तो d के बराबर, छोटे छोटे स्टेप्स को मिला दीजिएगा तो d के बराबर है। लेट अस सपोज प्रीति का जो स्पीड है ऊपर चढ़ने का वो u स्पीड है, और उसे टाइम कितना लगता है, t टाइम है। तो u क्या है, स्पीड ऑफ प्रीति, स्पीड ऑफ प्रीति, और d क्या है, राइज और हाइट। किसका हाइट है बच्चे लोग, ये आपका स्केलेटर्स का टोटल जो आपको रूफ तक पर ले, फ्लोर तक पर, ग्राउंड से उसके फ्लोर पर ले जाता उसकी हाइट है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जब वो स्टेशनरी है, केस 1 है, ये अभी क्या है बच्चे लोग, स्टेशनरी है, मतलब स्केलेटर रुका हुआ, ये नहीं चल रहा है, तब उसे जाने में t1 समय लगता है, टाइम t1 है। टाइम टू रीच एट टॉप व्हेन स्केलेटर इज एट रेस्ट, या स्टेशनरी, जो भी आप वर्ड कीजिए, क्वेश्चन में स्टेशनरी लिखा हुआ है। अब स्वाभाविक बात है कि d डिस्टेंस और u है, तो टाइम t1 इक्वल टू कितना लगेगा, d डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय u, दिस इज द टाइम t1। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, अब जब वो नेक्स्ट डे पहुंचती है तो क्या देखती है कि एस्केलेटर मूव कर रहा है, ठीक होता है, सी रिमेन्स आइडियल। अब वो एस्केलेटर पर सिर्फ खड़ा हो जाती है और एस्केलेटर उसे गंतव्य तक पहुंचा देता है। उस समय कहता है टाइम t2 लगता है, तो t2 का मतलब क्या हो गया, अभी भी उसको हाइट उतना ही चल रहा है, अब वो नहीं चल रही है, रेदर एस्केलेटर मूव्स विद ए वेलोसिटी, यहाँ पर हमारे पास v1 मान लीजिए, ये v1 हो गया, उसकी, या v ले लीजिए, सिर्फ एस्केलेटर को v ले लीजिए, उसे टाइम कितना लगता है, t2 समय लगता है। तो ये कौन सा केस हो गया, केस 2 हो गया, व्हेन प्रीति रेस्ट एंड एस्केलेटर मूव्स, और उस एस्केलेटर्स की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज v, तो t2 टाइम निकल गया हमारा। अब तीसरा डे में वो एक और चीज को नोट करती है, वो क्या नोट करती है कि अब उसे और जरा जल्दी में ऊपर चढ़ना था, तो एस्केलेटर तो मूव कर रहा था, वो भी चलना स्टार्ट कर देती है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड, वो अपने भी चल रही है और एस्केलेटर भी उसे ऊपर ले जाता है, वो दोनों स्पीड को जोड़ेंगे, सेम डायरेक्शंस का है। अगर नीचे जाती तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये चूंकि ऊपर राइज कर रही है, सेम डायरेक्शन का है, दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एडिशंस में आ जाएगा। अंडर दैट सर्क्यूमस्टांसेस अब कहता है t3 कितना लगा, t इक्वल टू u प्लस v, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट स्पीड है। मतलब इस केस में क्या हो गया, बोथ प्रीति एंड एस्केलेटर मूव्स, अच्छी बात है। अब कहता है व्हाट कुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन t1 t2 एंड t3, आ जाइए यहाँ पर। नाउ व्हाट इज t3, t3 इक्वल टू d डिवाइडेड बाई u प्लस v, u यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई t1, दिस इज d बाई t1, और यहाँ से अगर v लेंगे तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, d बाई t2। अब अगर dd कॉमन लेते हैं तो कट जाएगा,
अब मेरे पास क्या बचेगा, T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। एलसीएम लेंगे, पहले तो D को कैंसिल करेंगे, एलसीएम लेंगे T1 T2 ऊपर, एंड दिस इज द रिलेशनशिप। सो द आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट, जरा फोकस कीजिए, नीट 2011 की क्वेश्चन से क्या कहता है कि ए बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, लेट अस सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन मान लीजिए, तो कहता है बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद ए वेलोसिटी, वो इसे v1 ले लिया और कहता है ये 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है इट टूक ए टर्न लेने में उसको कितना समय लग जाता है, चलने का समय नहीं है, इट टूक ए टाइम 10 सेकेंड वाइल जस्ट टर्निंग इट बाई 90 डिग्री, और तब वो इस साइड आ गया, एंड दिस इज अगेन 40 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी इट इंक्रीज्ड, let us consider this is a v2 40, and what is the time during this transition? So delta t is equal to 10 second. तो this is the transition time है, transition मतलब changing time है, transition time to change velocity is 10 second, already 10 second है d। Now what is the acceleration? अब अगर एक्सीलरेशन पूछता है तो ये आप याद रखिएगा, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इन अदर वर्ड्स डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, लेकिन ये वेक्टर साइन है। अब ईस्ट डायरेक्शन को आप i मान लीजिए, दैट इज अलोंग x एक्सिस मान लीजिए, और ये नॉर्थ का डायरेक्शन इसे j मान लीजिए, और ये 40 मीटर है। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 40 j इस साइड है माइनस, और इस साइड का आप 30 ले लीजिए, तो वो किस साइड जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, और इसको हम लोग आई ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द चेंज इन टाइम, दैट इज सो सिंपल, 10 सेकेंड। यूनिट बाद में एक ही साथ देख लेंगे। नाउ इट इज ए वेरी सिंपल, 10 अगर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 4j माइनस 3i। So this is the acceleration. So what is the magnitude of the acceleration? So simple, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, so 69.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर से सी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें एक चीज नहीं पूछा, आपसे पूछ सकता था व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सीलरेशन। वो चूंकि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो आप यहाँ पर v2 माइनस v1 देखिएगा, जरा सीखने की कोशिश कीजिएगा, v2 और क्या कहता है माइनस ऑफ v1, यहां देखिए माइनस v1 का मतलब क्या है, ये इस साइड जा रहा है, अपोजिट साइन, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ v1। तो दैट इज द ट्रिक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, स्वाभाविक इधर जाएगा, और अगर x एक्सिस से थीटा मान लीजिए तो दिस इज द एक्सीलरेशन डायरेक्शन, ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, गेस कीजिए। अगर हम लोगों को इस तरह ले लीजिए, इसे नॉर्थ ले लीजिए, इसे ईस्ट ले लीजिए, इसे वेस्ट ले लीजिए, साउथ, आपका इस साइड जा रहा है, गेस कर लिए। इस साइड जाने का मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, नॉर्थ और वेस्ट में, और ये थीटा हो गया। सो एक्सीलरेशन डायरेक्शन, ये पूछा नहीं है आपसे, हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, नॉर्थ वेस्ट। एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन वैल्यू, व्हाट इज tan थीटा, अगर आप tan थीटा लेते हैं तो दिस j की कंपोनेंट कितना है, 30 है, सॉरी 40 और 30 हो जाएगा, दिस इज 4/3। सो व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स 4/3। सो दैट इज ए आंसर। और ये किस डायरेक्शन से है, ईस्ट के डायरेक्शन से आपको इतना मुड़ता हुआ दिखाई देगा। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन ऑन सी ऑन द बोर्ड। क्या कहता है, ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड vu and at the same time it retained the same positions with a speed vd. What is the average speed? मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या कहता है, लेट अस सपोज दिस इज ए कार एंड इट मूव्ड विद वेलोसिटी vu and it returns the same position, of course along the same line, and this is vd. What is the average speed? Average speed, not velocity. अगर वेलोसिटी होता तो जीरो हो जाता, चूंकि उसी स्थान पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर इसको x मान लें और इसको x मान लें तो हमारा एवरेज स्पीड, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज आवर अप्रोच। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, x प्लस x 2x। What is the total time? इस टाइम को t1 मान लें और इस टाइम को t2 मान लें, तो t1 प्लस t2, तो यहाँ पर टोटल टाइम क्या हो गया, t1 प्लस t2, इसे 2x रहने दीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, vu
डिवाइडेड बाई, पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई वी यू, उसके बाद अगले बार भी x डिवाइडेड बाई वी डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x x कटेगा, 2vx vd डिवाइडेड बाई vx प्लस vd, एंड दैट इज योर अप्रोच। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। नीट 2018 पर आया है और ये एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर आपको स्टेप को फॉलो अप कीजिएगा। क्या कहता है? दिस इज ए टॉय कार। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर इज ए टॉय कार एंड इट पोसेस ए प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज। अब उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण इस पर एक फोर्स लगता है फील्ड के कारण, Q इंटू ई। अब ये फोर्स क्या करेगा? इसको एक्सीलरेट करेगा। और कैसे एक्सीलरेट करता है? इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर क्या है? ड्यूरिंग फोर्स क्यू ई टॉय एक्सीलरेट्स, और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस हैं। अब इसकी एक्सीलरेशंस क्या हो गई? तो 6 माइनस 0 वेलोसिटी की डिफरेंस एंड द टाइम कंज्यूम 1 सेकेंड, so 6 meter per second square, and this is a positive, so this force is acting along the directions of the motion and it continues for 1 second। इसमें एक खासियत क्या देता है? this continues for 1 second, t equal to 1 second it continues। अब इसके इतने देर कंटिन्यूस करने पर वो कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है? कैन यू फाइंड आउट? व्हाई नॉट, एनीबॉडी कैन फाइंड। सो व्हाट इज s1? 1 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करता है? s इक्वल टू यू टी, यू 0 है तो हाफ, एक्सीलरेशन 6 और 1 सेकेंड की बात करता है तो दिस इज 3 मीटर। आप नोट कर लीजिएगा, ये 3 मीटर s1 गया। ये किस समय की बात कर रहा है? एक्सीलरेशन टाइम के लिए, एक्सीलरेशन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ स्टेप 1 हो गया यहाँ तक, दिस इज स्टेप 1। नाउ अब क्या कहता? फोर्स इज रिवर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया होगा, इसके कारण फोर्स इज रिवर्स, बदल गया। अब फोर्स किधर लग रहा? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये कार अब इस साइड चल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर देने के कारण पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको फोर्स वेलोसिटी कम करेगा और ये 2 सेकंड तक लगता है। कितने देर तक लगता है बच्चे लोग? 2 सेकंड तक लगता है। तो दिस अभी यहाँ पर का वेलोसिटी कितना था? 6 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि ये कांस्टेंट बढ़ते हुए 1 सेकंड में 6 गया था। अब यहाँ पर वेलोसिटी मैं बाद में निकाल लूँगा, यहाँ पर का वेलोसिटी कितना हुआ और ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये निकालना। कब? अगले 2 सेकंड तक के लिए। 1 सेकंड तो चला गया, अब t2 इक्वल टू 2 सेकंड तक के लिए लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि इस बार डिसिलरेशंस हो गया इसके साथ, और डिसिलरेशंस की वैल्यू कितना हो गया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस? क्योंकि जैसे ही डायरेक्शंस को रिवर्स करेगा, आप आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि रिवर्स डायरेक्शंस में वेक्टर क्वांटिटी का निगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर अप्रोच? यस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 सेकंड में क्या हुआ, कैसे कैसे मूव कर रहा है? तो आप एक काम कीजिए, आप ये निकालिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। ये 2 सेकंड में इसकी क्या स्थिति रहती है, हमको ये चेक करना पड़ेगा। क्या इसकी वेलोसिटी लगातार बनते रहता है और या कहीं पर रुक तो नहीं जाता है इस 2 सेकंड के अंदर? मेरे मन में डाउट है, उस डाउट को हम कैसे पूरा करते हैं? व्हाट इज वेलोसिटी, सॉरी व्हाट इज नहीं, व्हाट इज टाइम, ऐसे लेना, व्हेन v बिकम्स 0। अप्रोच आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ से कहाँ मूव करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है तो क्या ये कभी रुकता है, और अगर रुकता है तो कितना देर में चलता है? इससे मेरा क्या स्ट्रेटेजी हो जाएगा? आप ये कहेगा सर डायरेक्ट ही क्यों नहीं निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट? नहीं, चूंकि आपको स्पीड भी पूछा गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। तो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या कहीं वो रुकता तो नहीं है, डायरेक्शन चेंज तो नहीं करता है। इसलिए मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि ये क्या 2 सेकंड के अंदर ऐसा तो नहीं हो गया कि डायरेक्शन चेंज कर दिया, और ये पता चल जाएगा। अब क्या हो गया? वेलोसिटी इक्वल टू u माइनस 80, डिसिलरेशन के कारण माइनस साइन 0। u आपका 6 मीटर है, यहाँ पर कितना स्पीड है? 6 मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ पर भी इसकी स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। जिस समय डायरेक्शन किया और मैंने लिया कि v इक्वल टू 0 ले लिया, उस पर कितना समय लगा?
तो एक्सीलरेशन भी कितना आपके पास आ रहा है, 6 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी भी t, इसलिए व्हाट इज t, 1 सेकेंड। अब देखिए करामात हो गया। अब अगला 2 सेकंड तक का हमको चेक करना है और एक ही सेकंड में ये रुक भी गया, तो इसका मतलब है अब तो पीछे जाएगा, तो एट दिस टाइम इट स्टॉप्स। अब इस 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करता है, यहां से निकालिए। नाउ S2 वो कितना तय करेगा, उसकी स्पीड कितना, S2 का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला होता है, ut माइनस हाफ AT²। ये बेस्ट अप्रोच हो जाएगा। u कितना है, 6 अगले 1 सेकंड में, हाफ 6 अगले 1 सेकंड में, तो इसका मतलब हो गया 3 मीटर। 6 माइनस 3 मीटर पॉजिटिव है, वो आगे गया। ये ध्यान दीजिएगा, आगे गया। चूंकि अभी वेलोसिटी रुका है तो पीछे जाने का सेंस ही नहीं होता है। अब 1 सेकंड बच गया, 1 सेकंड में वो कितना स्पीड जाएगा। अब यहाँ पर उसकी क्या हो गई, स्पीड 0 हो चुका है, v फाइनल इक्वल टू 0। अब अगर फोर्स अगर अभी भी लग रहा है तो अब क्या करेगा, वापस आने लगेगा यहाँ पर से बैक। उस बैक में उसकी कितना डिस्प्लेसमेंट होगी, अब S3 निकालते हैं। तो S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। ये फॉर t इक्वल टू अगले 1 सेकंड तक के लिए, क्योंकि टोटल टाइम 3 ही सेकंड लेना है ना, तो यहाँ पर का स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया था, प्लस हाफ। डिसिलरेशन पीछे की ओर है 6 और टाइम 1 का स्क्वायर, दिस इज 3 मीटर। अब आपका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। किस बात से क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे मूव किया, ये चेक कर लीजिए। ये कार की पोजीशन ले लीजिए A, कार की पोजीशन B तक आया, यहाँ तक ले लीजिए। ये B तक आने में इसकी दूरी कितना तय किया, S1 दूरी तय किया। यहाँ तक का टाइम क्या लगा, 1 सेकेंड लगा। यहाँ पर कार आके वेलोसिटी फाइनली रुक गया और यहाँ पर का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ये दूरी S2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहता है S3 दूरी भी तय किया, वो भी 3 मीटर ही है। S2 कितना है, 3 मीटर। S1 कितना है, 3 मीटर। और कार का रिवर्सल फाइनल पोजीशन यहाँ पर है S3, और वो भी कितना है, 3 मीटर है। और ये टाइम ऑब्वियसली 1 सेकेंड लगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चे लोग कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया, क्या वो 6 मीटर किया या 9 मीटर किया। 3 + 3 + 3, तो डिस्टेंस इज 9 मीटर। नाउ व्हाट इज द टाइम, ये तो टाइम आप देख ही रहे हैं, टाइम तो दिया ही हुआ है ना, ड्यूरेशन है 3 सेकेंड तक का। इसलिए व्हाट इज द v स्पीड, स्पीड एवरेज कितना हो जाएगा, 9/3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कट आ गया। अगर हम इसी सेंस में पूछे बच्चे लोग कि अब बताइए कि वेलोसिटी कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शुरू के 3 मीटर गया, आगे फिर 3 गया, पीछे 3 गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट केवल S1 के बराबर रह गया। इसलिए अगर हम लोग वेलोसिटी यहाँ पर लिख लीजिए, अगर वेलोसिटी एवरेज ले रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है और टोटल टाइम आपको लेना है ना, तो 3 सेकेंड। ये नहीं कि आप 1 सेकेंड का ही लीजिएगा कि नहीं हमारा बस सिर्फ 1 ही सेकेंड, नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो जर्नी टाइम तो 3 सेकेंड है ना, इसलिए आप 3 सेकेंड से दीजिएगा। सो व्हाट इज दिस आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। चेक द आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, 2017 के नीट की क्वेश्चन से क्या कहता है, the x coordinate and y coordinate of a particle changes with time such that displacement along x direction is 5t minus 2t square, that is x is a function of time t and y is again function of time t। ठीक है, पूछता है कि what is the accelerations of this particle at a time t equal to 2 सेकेंड in magnitude and direction both हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पोजीशन दिया हुआ, लेट अस कंसीडर दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। वेरी गुड, आप क्या कीजिए, वेलोसिटी निकाल लीजिए। ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 5t, डिफरेंशिएट करेंगे t से तो 5 हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन, लेट अस सपोज i डायरेक्शन। क्यों i डायरेक्शन ले लें, क्योंकि x एक्सिस इज ऑलवेज कन्फाइंड टू यूनिट वेक्टर i डायरेक्शन। डिफरेंशिएशन करने पर dx/dt ये वैल्यूज आ गया। नाउ अभी आपको एक्सीलरेशन, इसको y का भी लीजिए तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द vy। अगर हम vy की बात करते हैं तो 10 टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, t कट चुका है, ये j मीटर पर सेकंड आ चुका हो गया, दोनों वेलोसिटी आ गया। नाउ अब आपसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो आप इसको एक्सीलरेट एक बार कीजिए। व्हाट इज द ax डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, -4 × t1 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में, i दैट इज अलोंग x। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ay, चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली a क्या हो गया, दैट इज axi प्लस ay j
जहाँ की ए है वाई का ख़त्म ही हो चुका है, इसलिए एक्सीलरेशन आई क्या फाइनली हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई डायरेक्शन। सो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अब ये किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ एक्सीलरेशन पूछेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सीलरेशन, तो इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। माइंड इट, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट, नीट 2060 के क्वेश्चन से बहुत ही डैमेज क्वेश्चन पूछा। कहता है कि 2 कार्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने बना दिया फिगर, 2 कार्स P and Q स्टार्ट एट टाइम t equal to 0, दैट इज they both start simultaneously and let us consider their position is also same, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं and they are function of a time t such that x for car P at plus bt square and x position, x क्या है position vector ft minus t square, a b and f all are positive constant and t is the time। then आपसे ये पूछता है at what time their velocity are same, so आपसे टाइम पूछता है कि किस टाइम पर वेलोसिटी p इज इक्वल टू वेलोसिटी q, दैट इज द मेन। अब आप क्वेश्चन के थीम को पकड़िए, पूछता है किस समय पर वेलोसिटी दोनों सेम होंगे जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। आप वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास तुरंत आ जाएगा dxp by dt, this is nothing but velocity of the particle x and this is a plus 2bt। ये डिफरेंशिएशन मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे, differentiation of x cube with dt, this is the velocity of a particle q and this is ft, खत्म हो जाएगा -2t। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि at what time they are equal, so इस दोनों को इक्वल कर दीजिए, so vp must be equal to vq and under that circumstances a plus 2bt must be equal to f minus 2t। अब आपसे कहता है किस टाइम पर भैया, तो टाइम को सेपरेट कीजिए और दूसरे को रिलेट कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2bt प्लस 2t इक्वल टू f माइनस a। आंसर क्लियर कट आ गया, t आप कॉमन ले लीजिए, अब आपके पास क्या आ गया f माइनस a 2b प्लस 2, सो दैट इज योर आंसर्स। 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो f माइनस से 2b प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। मतलब इसको कॉमन कह रहा है ले लेने के लिए 2b प्लस 1, दैट इज योर आंसर। तो ये कोई एक सिंपल उसको और सिंप्लीफाई करने की बात है, अदरवाइज आंसर इज सेम। सो यू चेक द आंसर एंड इट इज करेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन कहता है कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी x वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x। यहाँ x देने का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x सच दैट इक्वेशन इज bx टू द पावर -2x। यहाँ पर 2 बात को ध्यान दीजिएगा, v क्या है वेलोसिटी बॉडी या पार्टिकल का, b क्या है कांस्टेंट्स है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, n क्या है पावर है, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। अब यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। एक्सीलरेशन निकालना है नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम बट इन टर्म्स ऑफ ए पोजीशन। चलिए क्या करेंगे, वेलोसिटी आपके पास दिया हुआ, डिफरेंशिएट कीजिए इसको dv बाई dx। अब यहाँ कहिएगा इस x को क्यों नहीं लिखा रही, ये x केवल फंक्शन शो करने के लिए, आप चाहिए इसे मिटा के भी लिख सकते हैं, इसे मिटा के भी लिख सकते हैं, मीनिंग इज सेम, लेकिन नॉर्मली द प्रैक्टिस इज लाइक कि इट हैज ए रिलेशन विथ फंक्शन x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लायर जो भी है वो आपके पास बाहर आ जाएगा और उसमें एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा -2n इंटू एक्स का पावर 2n माइनस 1। ये तो हम लोग घटाना जानते हैं, डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। ये कौन सा टर्म आ गया बच्चे, ये अच्छा सॉरी आपने एक्स से डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर हम इसको किस चीज़ से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा dv बाई dt। थोड़ा मिस्टेक हमारे पास क्या हो गया, dv बाई dt, तभी तो एक्सीलरेशन आएगा। यस करेक्ट, तो मैंने तो इसे कर दिया। अब यहाँ पर इसको x से करना था तो हमने x से किया, लेकिन करना किस चीज़ था, t से था, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन का फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से एक बात और भी आ गया। नाउ दिस इज द एक्सीलरेशन। अब हमारे पास क्या हो गया 2 बीटा m, ये एक टर्म आ गया x टू द पावर -2n माइनस 1, और dx बाई dt क्या होता है, ये तो v होता ही है, क्योंकि हमने देखा ही है कि dx बाई dt को v भी लिखा जा सकता है। नाउ अब क्या हो जाएगा 2 बीटा n इंटू एक्स का पावर -2n माइनस 1। अब इस वेलोसिटी के जगह पर हम इसके फंक्शन को पूरा के पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम के टर्म पर नहीं चाहिए, हमें पोजीशन के टर्म चाहिए, तो -2n। अब आपके पास क्या हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 2n बीटा और ये बीटा।
अब ये भी पावर x है और ये भी बेस दोनों का x है, पावर ऐड हो जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा -4 and -1 and this is the acceleration. So this time acceleration is a position x with constants as given n. ठीक है, चॉइस में आप आइएगा तो चॉइस बी इज द करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन आपके पास आता है। कुल मिला के कहिए कि यहाँ का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा रहता है कि आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम बना पाते हैं। क्या कहता है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। आप एक टावर पर चढ़ गए हैं और वहाँ से एक स्टोन गिराते हैं और कहता है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में वो h1 डिस्टेंस तय करता है, अगले 5 सेकेंड में वो h2 डिस्टेंस तय करता है और अगले 5 सेकेंड मतलब टोटल 15 सेकेंड का लास्ट 5 सेकेंड में वो h3 डिस्टेंस करता है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन h1, h2 एंड h3। इस क्वेश्चन को जरा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अब हमने यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया और ये पोजीशन हमने ड्रॉप किया a इक्वल टू यहाँ से u इक्वल टू 0 और ये इस स्थान b पर आ गया। यहाँ का टाइमिंग कितना लगा है 5 सेकेंड। उसके बाद का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना तय किया h। अब की बार ये डिस्टेंस h2 तय किया और अब की बार टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक का अगला 5 सेकेंड लगा। उसके बाद एक और डिस्टेंस तय किया दैट इज h3 तय किया और ये t3 फिर 5 सेकेंड में किया। तो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप या दोनों का रेशियो क्या बियर करता है। इट्स ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे, आपके पास h इक्वल टू क्या होता है अंडर ग्रेविटी ut प्लस हाफ gt²। यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, डाउन एज ए पॉजिटिव। मैंने बताया जिधर वेलोसिटी जाए उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यहाँ पर h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाफ g और टाइम t का 5 का स्क्वायर है दैट इज 25। ये आपके पास आ गया h1 की वैल्यू हाफ g 25 आ गया। अब आप एक काम कीजिए कि आप h1 प्लस h2 को एक साथ लीजिए ये डिस्टेंस, ताकि आपका इनिशियल वेलोसिटी फिर 0 मिल जाए। अब h1 प्लस h2 डिस्टेंस के लिए कितना टाइम उसको कवर करने के लिए मिल रहा है, 10 सेकेंड है। इसका मतलब बच्चे लोग क्या हो गया, h1 प्लस h2 के लिए हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीच बीच का मत लीजिए, एक बार फिर टॉप से लीजिए। तो अब तीनों का वेलोसिटी के लिए कितना आ जाएगा, तीनों के डिस्टेंस के लिए h1 प्लस h2 h3 अब की बार ये 15 सेकेंड का समय ले रहा है। तो हाफ g एंड 15 का स्क्वायर दैट इज 225 मेरे पास ये आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज आ गया। अब आपके पास कहता है h1, h2 और h3 का क्या होगा। तो यहाँ से अगर h1 घटा दे तो मेरे पास h2 की वैल्यू आ जाएगा और इसमें से अगर घटा देंगे तो h3 की वैल्यू, h1 का वैल्यू आ गया। व्हाट इज h2, जरा सा चेक कर लीजिए h2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको घटा देते हैं तो हाफ g एंड 100 माइनस 25 दैट इज 75। ये आपके पास एक इक्वेशन 4 मैंने दे दिया। अब आपको h3 चाहिए, h3 चाहिए तो आप क्या करेंगे, h1 प्लस h2 से घटा दीजिए तो इसमें 225 माइनस 100 तो 125 आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, हाफ g 125। ये आप समझ गए ना, h1 प्लस h2 प्लस h3 के इस 3 इक्वेशन को 2 से घटा दीजिए तो h1 h2 माइनस हो जाएगा, h3 बचेगा। ये 225 और 100 है मतलब 125। ये आपके पास अब तीनों का रेशियो आ गया। अगर हम निकालना चाहें h1 इज टू h2 इज टू h3 तो डिवाइड करेंगे, h1 और h2 को डिवाइड कीजिए, क्या आता है, h1 यहाँ पर आपके पास है और h2 यहाँ पर है। इस दोनों को डिवाइड करेंगे 25 75 3 आ जाएगा। मतलब अगर इसको 1 मान लें तो ये रेशियो मेरे पास 3 आ जाएगा और ये रेशियो 5 आ जाएगा। इसलिए तीनों को डिवाइड करने पर 1:3:5 इसको 1 मान लीजिए, पूरे को 1 मान लीजिए। इसमें और इसका रिलेशन को चेक कीजिए, इसमें और इसमें देखिएगा कि हाफ g 25 है, हाफ g 75 है। इससे इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, 3 टाइम्स, और इसी से ये कितना टाइम हो गया, 5 टाइम। तो दिस इज द रिलेशन 1:3:5 हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से समझिएगा। यस माय डियर स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन 2012 में आता हुआ नीट एग्जाम में है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। सिंपल, x is the position vector या displacement vector and t is the time। x is in meter, t is in second। पूछता है what is the retardation, अगर है तो कब, when velocity becomes 0। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा ना कि क्या वेलोसिटी 0 हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो किस टाइम पर हो रहा है, और फिर उसका रिटार्डेशन क्या होगा। यस, अब आप इसकी अप्रोच में आइए तो पुट इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशंस 1 दें और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ताकि आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो dx by dt
so that you get the velocity and this 8 constant 0, this is 12t minus 3t square. कहता है at what is the retardation when velocity becomes 0? When velocity becomes 0, तो इस velocity को 0 कर दीजिए, तो 12 minus 3t square, t equal to 4, t square equal to 4, t equal to 2 सेकेंड. प्लस माइनस, प्लस को लेना है, माइनस को छोड़ देना है. नाउ अब पूछता है व्हाट इज द रिटार्डेशन. इसका मतलब है इसको पूछिएगा तो पोजीशन आ जाएगा. आपसे पोजीशन नहीं पूछा, रिटार्डेशन. एक बार वेलोसिटी को और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू माइनस 6t. दैट इज योर आंसर. अब क्या कहता है कि ये पोजीशन क्या हो गया, डिसिलरेशन. क्यों डिसिलरेशन हो गया? क्योंकि ये माइनस साइन आ गया. अभी तक हम एक्सीलरेशन भी कह सकते थे, लेकिन अब निश्चित हो गया. नाउ -6 और कहता है कब, जब वेलोसिटी 0 हो जाए. और वेलोसिटी कब 0 हुआ? 2. तो ये क्या आ जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड. ये किस दिशा में होगा? चूंकि एक्स डायरेक्शन की बात करता है तो आई हो जाएगा. सो व्हाट इज द रिटार्डेशन? इज निगेटिव एक्स डायरेक्शन में. एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? चूंकि सवाल तो आपसे मैग्नीट्यूड का पूछा ना, तो दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सो द आंसर इज डी चॉइस इज द करेक्ट आंसर. एक बार आपके सामने क्वेश्चन से जरा फोकस कीजिए. क्या क्वेश्चन कहता है कि when a stone or a particle is released from a tower or from a height, its initial velocity is 0 and it falls with an acceleration. है ये देख लीजिए, अंडर ग्रेविटी नहीं है. it falls with an acceleration 4/3 मीटर पर सेकेंड. it moves with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट आंसर हो गया. पूछता है what is the distance covered during the थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन. 3 सेकेंड में नहीं, थर्ड सेकेंड, मतलब अंतिम के 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है. जबकि ये इसके मोशंस का क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट. ग्रेविटी का नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से ले लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट मूव्स अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टोटल ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 3 सेकेंड तक के लिए. मान लीजिए यहाँ तक आ गया, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड. लेकिन आपसे ये नहीं पूछता, आपसे पूछता है कि अंतिम के 1 सेकेंड में t इक्वल टू जब ये हो जाए तब s tth कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछता है. अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, s nth के टर्म में बुक्स में लिखा है, आप tth में भी देख सकते हैं. s nth इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, वेर n क्या है, टोटल टाइम. याद रखिएगा n क्या है, टोटल टाइम. ए एक्सीलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, अंत के 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो आपसे पूछा है. तो यहाँ पर आपके पास आ गया s nth जो निकालना है. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0. व्हाट इज एक्सीलरेशन? 4/3 इंटू t. एंड व्हाट इज द टाइम? 2 इंटू 3 माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s हमारा tth कितना आ गया, अंत के 1 सेकंड में 4, ये कटेगा 2/3 into 6, 5, that is 10/3 meter. So that is your answer, 10/3 meter. 2008 AIPMT की क्वेश्चन है. क्या कहता है कि a particle is moving on a straight line with a constant acceleration. What is this constant acceleration? It is not mentioned. कहता है किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और वो डिस्प्लेसमेंट लेट अस सपोज ए और बी दे दें, वो डिस्प्लेसमेंट 135 मीटर है. तो पूछता है व्हाट इज दिस इंटरवल ऑफ टाइम, वो कितना dt है. दैट इज योर आंसर्स. अब आपके पास क्या है कि किसी खास समय में ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन. इसमें कोई डाउट नहीं है अगर ये मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है. फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर है, 2 एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, और s 135 है, सॉरी 135 हो गया. इससे आपके पास एक्सीलरेशंस आ गया 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 135. दिस इज 30 इंटू 10, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू 2 इंटू 135. ये आप कैंसिल कीजिएगा, ये 15 हो जाएगा. 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 135. ये वैल्यू को आप फर्दर कर सकते हो, ये 9 हो जाएगा. दिस इज 10/9 पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज अबाउट द एक्सीलरेशन.
अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम पूछता थी, बहुत सिंपल इक्वेशन पर आ गया ना। व्हाट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपके पास ऑलरेडी मालूम है 20, u अलग से मालूम है, एक्सीलरेशन अभी अभी आपने निकाला और टाइम t हो गया, इसलिए व्हाट इज टाइम t ये पूछता है तो 10 से 10 कटेगा, t इक्वल टू 9 सेकेंड। सिंपल कैलकुलेशन एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इस केस में आपके आंसर किससे मैच करता है, d से मैच करता है और वो हो जाता है 9 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा से इस पर फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर नीट 2008 का क्वेश्चन क्या कहता है कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ ए चार्ज, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम। वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल जो टाइम के साथ चेंज करता है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव क्वेश्चन एज पर द गिवन। फोकस आपका स्क्रीन पर है। वेयर एस इज टू बी फाउंड आउट, लेकिन कितने इंटरवल में वो भी दिया हुआ है कि टाइम इंटरवल इज बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड तक के लिए। तो जब भी वेलोसिटी का दिया रहे और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे, आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, डी एस बाई डी टी एंड रिपीट द सेम थिंग, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। और व्हाट इज डी एस, स्मॉल चेंज इन पोजिशन ड्यूरिंग द स्मॉल चेंज इन टाइम डी टी। अब मैं इसे किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, डी एस इक्वल टू ए टी इंटू डी टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब मैं इसे चाहूँगा कि ये जो स्मॉल जो आपका स्पेसिंग दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो पूरा कितना होगा अंडर द गिवन टाइम इंटरवल वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अब है मान लीजिए कि शुरू में डिस्प्लेसमेंट एस था और बाद में 0 था और बाद में एस हो गया। यहाँ टाइम t1 का वैल्यू कितना है, 1 सेकेंड, एंड टाइम t2 इक्वल टू 2 सेकेंड। लाइकवाइज t1 इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और यू गेट द आंसर। दिस टाइम हेयर इट इज एस, कोई डाउट नहीं है, a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट कीजिए, बाद में लिमिट पुट कर दीजिएगा 1 to 2। यहाँ पर b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 हो जाएगा अंडर द प्रॉपर लिमिट 1 to 2। अब इसकी आसान सा इंटीग्रेट लिमिट पुट करने का रह गया, a बाई 2 बाहर कर लीजिए, 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट b बाई 3 हो जाएगा बच्चे लोग, और ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 में से 1 गया, 3a बाई 2 एंड दिस इज 8 7 बाई 3 and b, and so this is the displacement, and so the answer matches with this. So what is the exact answer? B choice is the correct answer. From the screen you can see 3 by 2a 7 by 3b। इस क्वेश्चन पर देखिएगा, ये CBSE AIPMT 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था। The positions of a particle is a function of time t, 9t square minus t, where t is the time in second। Okay, now कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन दिस पार्टिकल अचीव्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स। तो क्लियर बात है, उस समय का डिस्प्लेसमेंट कहता है जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। सबसे पहले वेलोसिटी की स्पीड, वेलोसिटी ही निकाल लीजिए। व्हाट इज ए v, दिस इज नथिंग बट dx बाई dt। वेरी सिंपल, आंसर फॉर्मेट में मैं आ गया। अब इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 2 18t minus 3t square. So this is the velocity of a particle and this is 18t minus 3t square. Now according to the question, when does it becomes maximum, वो आपको टाइम निकालना और उस टाइम की सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में आप यहाँ कर दीजिएगा, पुट इट इक्वेशन 2। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये भी मैक्सिमम है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी, अगर ये मैक्सिमम है तो आप इसे किसी भी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैक्सिमा का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये टाइम के फंक्शन पर वेरी कर रहा है तो डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 18t माइनस 3t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हो गई 18 माइनस 60 इक्वल टू 0। t इज ऑब्वियसली 3 सेकेंड, आपके पास टाइम आ गया। ठीक है, इस टाइम का अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है डिस्प्लेसमेंट पर, कहाँ पर वो आता है। अब ये x की वैल्यूज आपको आ जाएंगे 9 और इसी t की वैल्यूज को पुट कीजिए तो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा,
81 और ये कितना हो जाएगा 27, दिस इज 54 मीटर एंड सो द आंसर 54 मीटर along the x पॉजिटिव डायरेक्शन, चूंकि इसकी वैल्यू x का पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। CBSE IPMT 2007 में आया हुआ है, कहता है f एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along the x पॉजिटिव डायरेक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल टाइम t where f naught is a constant and t is a positive constant। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है। ऑब्वियसली t will be time and this f naught must be maximum acceleration like that, this is a constant value। कहता है एट गिवन कंडीशंस है, क्या कंडीशंस? एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 0, उस टाइम t पर जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा उस समय की बात कहता है व्हेन द टाइम इंटरवल आपको लेना है फ्रॉम 0 टू उस टाइम इंटरवल पर जहां पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसमें कंडीशंस क्या दे रहा है? एक कंडीशंस देता है f इक्वल टू 0 एंड दैट इज द टाइम लिमिट। सो व्हाट इज दिस टाइम? f की वैल्यूज को 0 पुट कीजिएगा तो दिस इज f नॉट 1 माइनस t बाई टी नॉट। ऑब्वियसली दिस t इज इक्वल दिस t इज इक्वल टू 1 कैपिटल T। तो दिस इज द टाइम लिमिट ड्यूरिंग विच यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी। एक टाइम कितना हो गया 0, यहां पर देखिए टाइम 0 हो गया, और एक टाइम कितना हो गया t हो गया। तो अब आपको वेलोसिटी बताना है। अब आप क्या कीजिएगा, f दिया हुआ एक्सीलरेशन, उसको आप वेलोसिटी के फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू f नॉट माइनस f नॉट t बाई टी। आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं विदाउट एनी डॉट। अब आपसे पूछ रहा वेलोसिटी, ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को आप सेपरेट कीजिए एंड टाइम को उस साइड कीजिए। तो दिस इज f नॉट इंटू डी टी माइनस f नॉट t dt and this is capital T। ये आ गया। अब आपको नीड टू इंटीग्रेट, क्योंकि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ड्यूरिंग ए सर्टेन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और ये टाइम स्पेसिफाइड टाइम है। क्या टाइम है? व्हेन टाइम इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या हो गया व्हेन टाइम इक्वल टू 0, और दूसरा टाइम क्या है? कैपिटल T टाइम है जहाँ पर एक्सीलरेशन 0 हुआ है, और वहाँ पर क्या देता है? टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ पर का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड कर रहा है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए हाउ टू पुट द लिमिट अंडर द गिवन इक्वेशंस। अब ये क्या हो गया, dv से v हो गया एंड दिस इज f नॉट, और t माइनस 0 पुट करेंगे, f नॉट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, दिस पुट t माइनस 0 दैट इज t, एंड दिस साइड क्या हो जाएगा अगर आप इसे पुट करेंगे, f नॉट बाई t, ये वैल्यू रहेगा t स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब कैपिटल T स्क्वायर बाई 2 व्हेन पुट द लिमिट। ये t से t कटेगा, f नॉट t, तो दिस इज द f नॉट इंटू t माइनस f नॉट t बाई 2, ये t से t कर देगा। सो ऑब्वियसली द आंसर आ जाएगा f नॉट बाई 2। सो दिस इज द वेलोसिटी अंडर द गिवन टाइम लिमिट एंड सो द चॉइस इज। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, आपके बोर्ड पर है 2005 CBSE PMT का ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेयर, इक्वेशन 1 ले लीजिए, वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा, ये चार आपके पास जो देख रहे हैं टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं, आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, दे ऑल आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा एंड इसकी नेचर क्या होगा। डज द वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, डज द वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, और देयर इज एनी अदर टू रिलेशन एज इन द बोर्ड। सबसे पहले वेलोसिटी क्या करेंगे वेलोसिटी के लिए, तो dx by dt and this certainly gives the velocity along the x positive direction। अब आ जाइए, a बाहर आ गया, इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, e टू द पावर माइनस अल्फा t इंटू माइनस अल्फा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। उस जगह पर आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, बीटा हो b हो जाएगा और e टू द पावर bt। अब चूंकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो t के आगे मल्टीप्लायर क्या है b, तो ये दो टर्म आप पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, अकॉर्डिंगली ये माइनस हो जाएगा a अल्फा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं a अल्फा t, निगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या हो गया, b इंटू e टू द पावर बीटा t, एंड दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, नॉर्मली दिस इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2.71,
अब उसके टाइम के साथ अगर ये इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू 2.71 और बीटा पहले से पॉजिटिव है तो ये लगातार इंक्रीज करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करता है टाइम के साथ। अब इस साइड आ जाइए, अगर ये टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो ये डिनोमिनेटर भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये टर्म घटेगा और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और ये टर्म घटता चला जाएगा। और ये क्या टर्म है, निगेटिव टर्म है। इसका मतलब है निगेटिव को छोड़ भी दीजिए तो पॉजिटिव ऑल टाइम इंक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब हो गया द वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, सो डी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया इसमें, क्यों वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, यहाँ टाइम बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा और ये टाइम बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये टाइम बढ़ेगा, सॉरी ये टाइम बढ़ेगा तो नीचे बढ़ता चला जाएगा और ये वैल्यूज ये बढ़ता चला जाएगा तो ये और घटता चला जाएगा, निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब हर हालत में पॉजिटिव आपका इंक्रीज करेगा। सो वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम इन सच टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार 2016 की नीट की क्वेश्चन है जो वेक्टर से आए हैं, प्योर वेक्टर फॉर्म में है। क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। लेट, अब आपका आंसर आ जाइए, लेट two vectors be A and B. Accordingly, the magnitude of sum of these two vectors, इसको कर दिए, दो वेक्टर का वेक्टर हो गया फॉर्मेट में, उसकी मैग्नीट्यूड को मॉड में ले लीजिए एंड दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, डिफरेंस और ये मॉड मैग्नीट्यूड हो गया। तो कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। अब आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जब भी मॉड का वैल्यू आए आप बिना हिचक उसका स्क्वायर कीजिए, दिस इज स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, इसका भी स्क्वायर कीजिए मॉड का, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। इसके स्क्वायर करने से मॉड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी और उसका सिंपल स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी उसका सिंपल स्क्वायर। मॉड का मतलब खत्म, क्यों खत्म, कि प्लस और माइनस जो दो वैल्यू हो सकते थे मॉड टूटने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल पॉजिटिव ही बचेगा। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b, और उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b। ये आपके पास आ गया। अब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कीजिएगा तो a डॉट a हो जाएगा और ये ऑब्वियसली a स्क्वायर हो जाएगा। b डॉट b को भी करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और a डॉट b इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक 2ab cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक cos थीटा हो जाएगा। लेफ्ट साइड के दोनों टर्म राइट साइड के टर्म इक्वलिटी होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू cos 90 डिग्री एंड सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सो द चॉइस ए इज ए करेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। सीबीएसई पीएमटी 2005 की क्वेश्चन है, प्योर वेक्टर का क्वेश्चन है। कहता है लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब कहता है बी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट ए एंड व्हाट इज द वैल्यूज। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन लगता है लोगों को लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप ए और बी दो वेक्टर्स को ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ये लिया, बी वेक्टर ये है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, क्या रूल कहता है कि जब भी ए क्रॉस बी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, दैट इज द नेक्स्ट वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। अब उसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ बी क्रॉस ए। अब ये वेक्टर का डायरेक्शन ए हो गया। अब ए और बी को ध्यान से देखिए, ये वाला और ये दोनों वेक्टर ए और ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में जब करते हैं तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और cos 90 आ जाएगा, क्योंकि b क्रॉस a का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन 90 डिग्री है। हेयर b क्रॉस a डायरेक्शन एंड a डायरेक्शन 90 डिग्री। सो दोनों का प्रोडक्ट में अगर लेते हैं b क्रॉस a को अगर हम लोग c मान लेते हैं, मान लीजिए इसे हम लोग c मान लेते हैं,
तो सी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहाँ सी और ए का मैग्नीट्यूड है लेकिन थीटा 90 डिग्री है, एंड सो द आंसर इज 0। सो द आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके लिए एक बार फिर से देख लीजिए, ए एंड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन 90 डिग्री, सो द डॉट प्रोडक्ट 0। नेक्स्ट एक बार फिर देखिए, दो वेक्टर्स हैं, कहता है दो वेक्टर्स हैं 2i + 3j + 8k एंड 4j। यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर को चेंज कर दिया है, पहले j कर दिया है, -4i + αk आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और उसमें 4 चॉइस है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह माना, लेट द फर्स्ट वेक्टर बी a एंड द सेकंड वेक्टर बी a। अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। अब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, i और i है, माइनस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, तो -8 और i डॉट i = 1 हो जाएगा। उसी तरह से 4 और 3 को कीजिएगा, 12 हो जाएगा, j डॉट j = 1 हो जाएगा, और 8 इंटू अल्फा हो जाएगा, k + k = 0 हो जाएगा। इसलिए 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, देयरफॉर अल्फा = हाफ, एंड सो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? अगर आप उस चॉइस को मिलाते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू वेक्टर्स। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a + b, दैट इज सम ऑफ द टू वेक्टर्स। a क्रॉस b का मॉड इक्वल टू √3ab। अब उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? AB एंड दिस इज साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहता तो n नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और यहाँ पर अगर इसे तोड़ेंगे तो √3ab cos थीटा हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक। ये AB और ये AB कट गया, देयरफॉर व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड दिस इज नथिंग बट tan of 60 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा है, पूछता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। सो दिस इज द अगेन वेरी सिंपल। क्या इसमें हो जाएगा? फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा। अब आइए इसमें क्या करेंगे, आप a² को रहने दीजिए, b² को भी रहने दीजिए, 2ab एंड cos 60 हाफ हो जाएगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के बदला रेज टू द पावर हाफ। ये दोनों कटेगा, सो द आंसर इज हियर a² b² प्लस ab एंड दिस रेज टू द पावर हाफ। सो द मैच इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी रिसेंट क्वेश्चन से। क्या कहता है? देयर आर इंक्लाइंड प्लेन and let us suppose it makes an angle of 60 degree and it is smooth. A block is thrown from here, an object is thrown with a certain velocity, let this velocity be u, initial velocity, and it reaches to a maximum height or maximum rather distance, let it be x1. कौन सा प्लेन है? दिस इज स्मूथ प्लेन। ठीक हो गया। इसकी जो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। कहता है एक सेम प्लेन है, इस प्लेन को गौर करना है। दिस इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द सेम ब्लॉक इज थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। अब कहता है कि ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर फाइनल स्टॉपिंग। फाइनली ये क्या होता है? रुक जाता है। अब इस डिस्टेंस को हम अगर x2 मान लें तो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 अंडर द सेम कंडीशन, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। दूसरी, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी इनिशियल। इस टाइम अगर ये x1 जाता है और इस टाइम अगर ये x2 जाता है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा। अब चूंकि यहाँ पर रुक जाता है ना, इसे केस 1 कर दीजिए, केस 1 फॉर 60 डिग्री एंड लेट अस सपोज दिस इज ए केस 2 फॉर 30 डिग्री। केस 1 के लिए आइए, केस 1 के लिए आते हैं तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? a1 = g sin 60 डिग्री हो जाएगा। इस केस के लिए चलिए, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप 0 होता है, v² = बच्चे लोग आप क्या जानते हैं? दिस इज 2as, ये फॉर्मूला है ना। यस, व्हाट इज द v²? ये आगे की ओर जा रहा, फाइनली ये 0 है। लेट अस अज्यूम इट्स इनिशियल वेलोसिटी u + 2। एक्सीलरेशन क्या है कि इसको रिटार्डेशन करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, इसलिए
ए के जगह पर आप जी साइन 60 पुट कीजिए, जी साइन 60 डिग्री, एंड ऑब्वियसली निगेटिव होने के कारण यहाँ निगेटिव पुट कीजिए, और लेट अस सपोज इट इज x1 डिस्टेंस। क्लियर कट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म आपके पास हो गया 2g एंड साइन 60 ऑब्वियसली √3/2 x1, 2 से 2 कट गया, एंड दिस इज इक्वल टू u² इक्वेशन 1। अब आप जब इस प्लेन को सॉल्व करते हैं तो सेम स्ट्रैटेजी हो जाएगा। केस 2 के लिए भी क्या कहता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, u आपको उतना ही से फेंकना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्लस यहाँ डिसेलरेशन कमता हुआ क्या हो जाएगा, g साइन 30 डिग्री हो जाएगा। डिसेलरेशन इसीलिए कि स्पीड को रिड्यूस करता है, एंड लेट अस सपोज इट इज x2 डिस्टेंस जो आपको निकालना है। अब क्या हो जाएगा 2g एंड दिस इज हाफ x2 इक्वल टू u², ये 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास। अब आपके पास इसमें क्या हो गया, gx2 इक्वल टू u², और वहाँ पर क्या था √3x1 इक्वल टू u², ये दोनों बराबर हो जाएगा। g का वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगा, g यस करेक्ट है। अब इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पहला चूंकि आपको x1 लेना है, यहाँ पर मैं इक्वेट करता हूँ g √3x1 चूँकि u² है, और यहाँ भी u², का दोनों सेम है, तो g x2 हो जाएगा, ये g से g कटेगा। सो व्हाट इज द x1/x2, अगर हम लोग करें x1/x2 1/√3, मतलब क्या हो जाएगा √3x1 इक्वल टू x2। तो ज़्यादा कौन दूरी तय करेगा, x2 ज़्यादा। अगर इसको हम लोग रिवर्स वे में लिखें, व्हाट इज x2/x1, तो √3:1 भी दे सकते हैं कि व्हाट इज x2 to x1 इक्वल टू √3/1, एंड सो द आंसर इज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। क्या कहता है, जिपमेट की क्वेश्चन है, 2017 की क्वेश्चन है। कहता है xt इज फंक्शन ऑफ, मतलब फिर से समझ लीजिए, ये आपका प्लेनर मोशन हो गया। इसको पहले मैं आपको आगे बढ़ूँ, जानकारी दे दूं कि ये प्लेनर मोशन है। क्या खासियत है इसमें, दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, x और y दोनों चेंज कर रहा है। क्या खासियत है कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यहाँ पर कोसाइन फंक्शन है, वेयर एज y हैज ए साइन फंक्शन एज टाइम t है। तो कहता है कि देयर आर 4 ऑप्शंस, और कहता है इनमें से कौन से सही नहीं है। पहला कहता है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज एन इलिप्स, उसे चेक करना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि अगर टाइम t इक्वल टू π/2π है तो क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सी कहता है एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, और लास्ट चॉइस कहता है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t इक्वल टू π/2p, उस क्वेश्चन के मुताबिक इज इक्वल टू a। इनमें से कौन सा गलत है, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, इसमें से आपको ये चूज करना है। ट्रू को नहीं चूज करना है, गलत को चूज करना है, राइट। यस, मूव द क्वेश्चन। अब कहता है सबसे पहले पाथ ऑफ द पार्टिकल निकालिए, पाथ ऑफ पार्टिकल। इसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू a cos pt, y इक्वल टू दिया हुआ है। अब आपके पास एक चॉइस है, उस चॉइस के मुताबिक चलिए। अब आप लिखिए x/a का वैल्यू क्या हो गया, तो दिस इज इक्वल टू cos pt हो गया, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, एंड y/b ले लेते हैं, तो दिस इज साइन pt। अगर कभी भी आपको पाथ ऑफ ए पार्टिकल निकालना है किसी भी तरह के इक्वेशंस में, तो टाइम मस्ट बी एलिमिनेटेड एंड देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y ओनली, तभी वह आपको पाथ ऑफ द मोशंस देता है। तो यहाँ पर t को आपको हटाना है, इसलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कीजिए, तो x² प्लस y² स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एंड अगर इसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं cos² pt प्लस sin² pt इज इक्वल टू 1, एंड ऑब्वियसली दिस इज एन इक्वेशंस ऑफ एन इलिप्स। विदाउट एनी डाउट आपके पास हो गया कि दिस इक्वेशन इज ए करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट हो गया, ये आपका आंसर नहीं बनेगा, आंसर जरूर करेक्ट हो गया, मैंने इसे टिक लगा दिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट ट्रू चूज करना है। दूसरा कहता है वेलोसिटी इज ए परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। अब आपको क्या करेंगे, सबसे पहले xt दिया हुआ, इसका आप वेलोसिटी निकालिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। आइए इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा जब फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, a cos है तो माइनस हो जाएगा, cos pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
साइन ऑफ पी टी, और यहाँ पर आपको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस ए पी साइन पी टी, और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गया, आई डायरेक्शन में। अब आइए दूसरे फॉर्मेट पर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए y को। अब क्या हो जाएगा, उसी लॉजिक से b इंटू पी एंड साइन पी टी इक्वल टू कॉस पी टी एंड दिस इज इक्वल टू जी। ये आपका वेलोसिटी आ गया। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहाँ पर है, वेलोसिटी इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है। अब कहता है एक्सीलरेशन का, चूंकि आपको परपेंडिकुलर चेक करना है, निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी टी हो जाएगा कॉस पी टी, और ये आई हो जाएगा, और इस साइड आ जाइए तो प्लस है, कॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बी पी स्क्वायर एंड साइन पी टी हो जाएगा इंटू जे हो गया। ये आपके डायरेक्शंस हो गए। कहता है कि आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट दिस स्पेसिफाइड पोजीशन, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इस स्पेसिफाइड पोजीशन में कि अगर इसमें मान लें कि v इज परपेंडिकुलर टू a, देन दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब जरा डॉट प्रोडक्ट को चेक कीजिए, लेकिन टाइम स्पेसिफाइड है p/2 पर। आप आ जाइए, इसको क्या करेंगे, i और i सर्वाइव करेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए, p की वैल्यूज को पहले आप v के जगह से पुट करके देख लीजिए। p की वैल्यूज को क्या पुट करेंगे, टाइम t के यहाँ पर p/2p। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या क्या बचता है, जरा पहले इसको चेक कर लीजिए। व्हाट इज द v, ए पी विथ निगेटिव साइन, करेक्ट, साइन p छोड़ दीजिए। नाउ t इज ए गिवन π/2p, और ये i आ गया। यहाँ से आपके पास क्या कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये सॉरी पाई से पाई, एक थोड़ा सा हमारे पास इसकी वैल्यू π/2p है। सॉरी यहाँ पर आप देखिए टाइम π/2p है, p से p कट गया, साइन p/2 मतलब साइन 90 डिग्री एंड दैट इज 1। तो ये पार्ट तो आपका 1 हो जाएगा। आइए दूसरे में आ जाइए, bp कॉस का क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ पर दीजिएगा तो कॉस π/2 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ आ जाएगा आपके पास। अब आ जाइए एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशंस की वैल्यूज में क्या कह रहा है, ए पी, ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, जैसे ही आप t को पुट कीजिएगा कॉस π/2 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशंस को आइए, क्या हो गया, ए पी स्क्वायर, ठीक है, कॉस पी टी के जगह पर t इक्वल टू आप क्या पुट कीजिएगा, π/2π, तो ये टर्म ही आपका पूरा के पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ये टर्म 0 हो गया। अब ये पास आ जाइए, बी पी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर पुट कीजिएगा तो साइन 90 आ जाएगा, देयरफॉर आपके पास साइन p/2 आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या आ जाएगा, j पर आ जाएगा। अब दो डॉट प्रोडक्ट पर जाइए, a डॉट b, यहाँ पर v डॉट a। अब आपका क्या है, एक i और j है, जब भी इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो ये चॉइस भी आप नहीं चूज कर सकते हैं। तीसरा, व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, डज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए गिवन पॉइंट और नॉट। अब इस बात को चेक करते हैं, यहाँ पर आ जाइए एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, आप ध्यान से चेक कीजिएगा। एक्सीलरेशन में ए पी स्क्वायर कॉस पी टी, अब बी पी स्क्वायर साइन पी टी जे, पी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास क्या बचता है, ए कॉस पी टी आई, ठीक हो गया। दूसरा क्या बच गया, प्लस बी साइन पी टी जे, या अब इसे रहने दीजिए, माइनस पी स्क्वायर और ए कॉस पी टी आई, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, दोनों के दोनों हम अगर इसको डिस्प्लेसमेंट फॉर्म पर यही लिख दें तो क्या लिखना चाहिए था, ए कॉस पी टी प्लस बी साइन पी टी, ये जे हो जाता और ये आई, तो दिस इज इक्वल टू आर। तो इस पूरे वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आर। सो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है p और ये निगेटिव के साथ आर आ गया, तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स आर। इसको कैसे समझा सकते हैं, दिए सपोज कीजिए ये p पार्टिकल है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है, p पार्टिकल है और ये मेरा ओरिजिन है, तो ये r वेक्टर हो गया। तो r वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड हो गया, और कहता है p स्क्वायर तो कांस्टेंट है और निगेटिव r है, इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड हो गया। पोजीशन वेक्टर आगे की ओर जाता हुआ और एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द पॉइंट O, दैट इज टुवर्ड्स द पॉइंट ओरिजिन, सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पर बेशक हम लोग ले सकते हैं कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों का डायरेक्शंस में क्या है आप ये भी जान लीजिए।
कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वेयर इज एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट है। ये भी देख लीजिए, टुवर्ड्स द ओरिजिन भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, ये तीनों पॉइंट को अब आपके पास है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम t इक्वल टू एक्स वाई टू पी। अब आपके पास क्या है, वेलोसिटी तो आपके पास है, यहाँ पर डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस निकालना, वेलोसिटी, यस वेलोसिटी मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा था वेलोसिटी, यस दिस इज द वेलोसिटी, ए पी साइन पी टी प्लस बी पी साइन पी टी। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आ जाइए, वेलोसिटी को जब भी डिस्प्लेस निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए पी साइन पी टी आई और बी पी कॉस पी टी जे। ये आपके पास डी एस, आपको निकालना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डी एस कितना हो जाएगा, माइनस ए पी साइन पी टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, प्लस पी बी कॉस पी टी इंटू डी टी, और ये जे करेंगे और यहाँ आई छूट गया, आई करेंगे और ये भी इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन टाइम कहाँ से कहाँ तक करता, व्हेन एक्स टाइम टी इक्वल टू पाई बाई टू पी पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं, यहाँ पर आ जाइए, ए बाई ए पी हो जाएगा साइन पी टी, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पी टी डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, और साइन का इंटीग्रेशन में माइनस माइनस ये प्लस भी हो जाएगा, और इधर आ जाइए पी बी हो जाएगा, कॉस पी टी के लिए प्लस में लिखना पड़ेगा साइन पी टी बाई पी हो जाएगा, पी से पी कटे और यस आई और जे तो खैर रहेगा ही, ये पास आ गया आपके पास। नाउ व्हाट अबाउट द लिमिट, लिमिट की वैल्यूज आपको डिस्टेंस लेना है, लेट अस सपोज एट एनी टाइम इट इज ए जीरो, और ये हमारे पास एस हो गया, और टाइम की लिमिट क्या दिया हुआ है, एट टाइम टी इक्वल टू पाई बाई टू पी। अब आइए एस इक्वल टू क्या हो गया, ए पी से पी को कैंसिल कीजिए, साइन सॉरी यहाँ पर कॉस है, पी है, और टाइम टी को पुट कीजिए बच्चे लोग, पाई बाई टू पी, तो यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई टू पी प्लस बी, पी से पी कट गया, साइन पी, तो पी अपनी जगह पर, और टी के लिए हमारे पास आ जाएगा पाई बाई टू पी। इस पी से पी कटता हुआ और हमारे पास आंसर क्या आ गया, एस इक्वल टू, मैं थोड़ा सा और आ जाऊँ, एस इक्वल टू इस साइड आ जाइए, एस इक्वल टू ए कॉस पी, और कट गया कॉस पी बाई टू, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पी बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू पी से पी कटता हुआ कॉस पाई, पाई बाई टू का वैल्यू जीरो, आंसर बी आता हुआ, और आपका चॉइस में क्या दिया हुआ, आंसर ए। और यहाँ पर साइन लीजिएगा तो साइन पी बाई टू के साथ बी आ जाएगा, और यहाँ पर ये ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो दिस एस कम्स आउट टू बी द बी वैल्यू विच इज़ नॉट करेक्ट। सो दिस इज द नॉट करेक्ट, एंड सो फाइनल आंसर इज दिस वैल्यू। यहाँ पर आप लेते हैं उसकी, आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, जैसे ही लिमिट करते हैं कॉस के साथ आ जाता है पाई बाई टू, वो वैल्यू जीरो हो जाता है। अब बच गया था आपके पास सिर्फ एक टर्म बच जाता है, साइन पाई बाई टू इंटू बी, साइन पाई बाई टू 1 हो जाता है, और डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल टू बी हो जाता है, और यहाँ चॉइस में ए दिया हुआ। दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चंस कहता है नीट 2016 में आया, ऐसे क्वेश्चंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दर्जा देता हूँ, और दिस इज नथिंग बट ए प्लेनर मोशन। क्यों प्लेनर मोशंस है, आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि जब भी प्लेन की मोशंस होंगे तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट में वेरिएशंस आएगा। आप देखिए आर पोजीशन वेक्टर है, उसमें एक्स यूनिट वेक्टर है और वाई यूनिट वेक्टर। इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये ऐसा मोशंस है कि आर की वैल्यू जो पोजीशंस होंगे जो पार्टिकल्स के, वो किस तरह से घूम रहे होंगे, आप जरा इसे देखिए, इस तरह के मोशंस। अगर मैं इस मोशंस को आर कह दूं और इसे थीटा ले लूं, जहां थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, तो आर वेक्टर क्या हो गया, इसके दोनों कोऑर्डिनेट को चेक कीजिएगा, एक्स और वाई। लेट अस सपोज दिस इज ए यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो आर का आप कैसे लिख सकते हैं, आर कुड बी रिटेन, मतलब इसकी एक्स कोऑर्डिनेट को आप कैसे लिख सकते हैं, आप जरा से यहाँ सोचिएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। इसको जरा सा आप लिखिए एक्स कोऑर्डिनेट, प्रोजेक्शन ऑफ द आर ऑन एक्स, इस प्रोजेक्शन आर को जो अगर मैं एक्स पर लिखता हूं तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, x के डायरेक्शन में जा रहा है, x एज ए यूनिट वेक्टर,
एंड दिस इज द वेक्टर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आर कॉस, एंड वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज ओमेगा इंटू टी। ये कहाँ से आता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, देयरफॉर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया ये पार्ट। तो अब इसका ये x कंपोनेंट हो गया, एंड कैन यू राइट द y कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड y कंपोनेंट। तो ये y कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा इंटू y यूनिट वेक्टर, दिस कुड बी रिटन एज साइन ओमेगा t इंटू y वेक्टर। अब ये y वेक्टर हो गया, y वेक्टर का मतलब हो गया इसके कंपोनेंट के दो पार्ट हो गए। तो ये हो गया x कंपोनेंट of the r position vector and this is sin omega t, this is the y component, this vector। मतलब ये किस मोशंस को आप कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ए सर्कुलर मोशन। तो दिस पार्टिकल p is a moving on a circle। okay, now what is the directions of the acceleration। अगर नॉर्मल वे में पूछा जाए, अगर इस मोशंस के बारे में पूछा जाए, और आप सर्किल के बारे में काफ़ी मैं स्टडी करा चुका हूँ आपको, तो इन ए सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी रेदर, तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये मैं थ्योरेटिकली जानता हूँ, इस क्वेश्चन से कैसे मैं इस बातों की जानकारी दूंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं इस पर चर्चा करता हूँ। चलिए आइए, सबसे पहला ऑप्शंस में आपसे ये पूछता है, आपके पास क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोजेक्टेड है, मेरे पास यही बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन मेरे पास रहता है। तो ये कहता है कि v परपेंडिकुलर v वेक्टर इज पैरेलल टू एक्सीलरेशन, तो ये आपको चेक करना है। दूसरा क्या कहता है कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक एक करके मैं सबको करते चलूं और चेक करते चलूं। तो सबसे पहले v कैसे निकलेगा, तो v के बारे में आप आइए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। कॉस ओमेगा टी क्या होगा, तो ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये आप फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से जानते होंगे, और दिस x या इसको i भी दे सकते थे, दैट विल बी। अब कॉस की साइन क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन में माइनस होती है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब उस साइन आइए, जहाँ पर साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये y यूनिट वेक्टर, ये कोई x और y का मैग्नीट्यूड नहीं है, दिस इज द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो मैंने ये बताया x है, और इसकी यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पर आप ओमेगा को चाहिएगा तो कॉमन ले सकते हैं, तो दिस माइनस ओमेगा अगर आप कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचता है, साइन ओमेगा टी x यूनिट वेक्टर माइनस कॉस ओमेगा टी y यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब आपके टाइम के साथ वेलोसिटी की कैसी वेरिएशंस हो रहे हैं आप समझ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि दूसरे पार्ट पर आइए। अब दूसरे के लिए भी मैं उसे एक बार और इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। चलिए इस वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, वेरी इजी। अब की बार ये एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा, एक बार फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के नाते एक बार ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। साइन को कीजिएगा तो ये ऑब्वियसली कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, एक ओमेगा बाहर ले चुके हैं, माइनस से कॉस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये y यूनिट वेक्टर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज कॉस ओमेगा टी, x यूनिट वेक्टर, साइन ओमेगा टी y वेक्टर, दिस इज r। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। नाउ बी केयरफुल, अब यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, ये जो एक्सीलरेशन है विथ निगेटिव क्या शो करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। कैसे इसको हम समझा पाएंगे कि ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ये बात के लिए आप इसको ऐसे चेक कीजिए, यहाँ से ऐसे मूवमेंट लीजिए, ये बात भी समझना जरूरी है। लेट अस सपोज दिस इज ओरिजिन एंड हियर इट इज ए पी पार्टिकल, यहाँ वाले पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस का ये डायरेक्शन क्या देगा, आर वेक्टर इस साइड जा रहा है, पॉजिटिव। ये साइड क्या डायरेक्शन हो गया बच्चे लोग, पॉजिटिव। तो निगेटिव डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स। तो दिस इज द एक्सीलरेशन डायरेक्शन, और निगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, और निगेटिव का मतलब टुवर्ड्स सेंटर। अब आपके पास यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये पार्ट तो आपका एकदम सही हो गया, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, सेंटर का यहाँ ओरिजिन से मतलब है। ये चॉइस आपका कट चुका, ये बिल्कुल कट चुका। ये दोनों के बारे में अब हमें चेक करना पड़ेगा, तीनों के बारे में। अब आप चेक कीजिए क्या वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन है कि नहीं। पैरेलल का क्या मतलब होता है, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर, और मैं कहता हूं कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, उसके लिए कंडीशंस क्या चेक होता है, यहां पर आ जाइए।
अगर आपके पास कभी भी कोई आपके पास एक वेक्टर दे रहे हैं, लेट अस सपोज ए वेक्टर एंड दिस इज a1i प्लस a2j, ध्यान दीजिएगा वेक्टर पैरेलल का कंडीशन मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, दिस इज ए b1i प्लस b2j, हम सिर्फ i और j प्लेनर मोशन k को नहीं कंसीडर कर रहे। एंड व्हेन दिस टू वेक्टर विल बी पैरेलल, व्हेन a इज पैरेलल टू b, ये कब पैरेलल हो जाएगा, कंडीशन a1 by b1 must be equal to a2 by b2, the ratio of the coefficient must be a constant ratio। अब आ जाइए ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का रेशियो चेक करिए। रेशियो चेक करने का मतलब हो गया x के कोएफिशिएंट को चेक कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसकी कोएफिशिएंट को चेक करते हैं तो x का पूरा के पूरा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे लोग, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया इसका x कंपोनेंट का। और एक्सीलरेशन का चेक कीजिए तो क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द वैल्यू। अब उसको अगर चेक करते हैं तो ये क्या वैल्यूज आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू वेलोसिटी की है, तो वेलोसिटी के इसको ओमेगा का आप ले लीजिए। अब उधर आ जाइए, ओमेगा इसमें भी आ जाएगा, तो दिस इज ओमेगा, ओमेगा यस वेलोसिटी यहाँ से आ जाइए, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी विथ नेगेटिव, और इसकी रेशियो लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी विथ ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये दोनों का रेशियो नहीं मैच किया, ये वाला मैच कर गया ओमेगा, लेकिन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये हो जाएगा टेन ओमेगा टी, और ये हो गया कॉट ओमेगा टी। सो दिस डिड नॉट मैच, और अगर मैच नहीं किया तो पैरेलल कंडीशन फेल हो गया, तो ये क्या हो गया, V इज नॉट पैरेलल टू A, इससे आपका ये कंडीशन भी फेल हो गया। अब कहता है आर भी इज भी परपेंडिकुलर टू आर, क्या उसको भी चेक कर लीजिए बी चॉइस को, यस भी और आर को भी देखिए यहाँ पर है और आर आपके पास बोर्ड पर है, जरा दोनों का कोएफिशिएंट को चेक कीजिए। आप अगर चेक करते हैं तो क्या आपके पास आता है, भी और आर का रेशियो को चेक कीजिए, तो रेशियो को चेक कीजिएगा तो पैरेलल तो पूछ नहीं रहा, परपेंडिकुलर को पूछता है। तो परपेंडिकुलर का क्या कंडीशंस होता है ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब जरा इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए, किसका किसका चेक कीजिएगा, भी और आर का। वहाँ आइए, एक्स के का साथ में क्या दिया हुआ, कॉस ओमेगा टी, हम चेक कर रहे हैं भी डॉट आर इज इक्वल टू 0 है या नहीं है, यस कॉस ओमेगा टी, चलिए कॉस ओमेगा टी, उसके एक्स के साथ आर का ले लिए, वेलोसिटी का लीजिए, तो वेलोसिटी का लेते हैं एक्स के कंपोनेंट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी ये आपके पास आ गया। विथ ओमेगा वैल्यू है तो ओमेगा भी आप ले सकते हैं, ओमेगा विथ माइनस साइन, ये आपके पास इस साइड है। अब आपका सेकंड टर्म जे का लीजिए, तो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पुट कीजिए साइन ओमेगा टी, मल्टीप्लायर में कौन आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा वेलोसिटी का, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा एंड कॉस ओमेगा टी, तो प्लस ही आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आया। क्या ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, यस 0 हो गया, माइनस ओमेगा यहाँ प्लस ओमेगा, कॉस ओमेगा टी साइन प्लस ओमेगा, तो ये दोनों कट गया और ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस चॉइस इज करेक्ट। नाउ देयर इज ए लास्ट चॉइस, क्या भी परपेंडिकुलर, भी एंड ए आर बोथ परपेंडिकुलर टू आर, तो जब भी ही परपेंडिकुलर आर के नहीं हुआ तो फिर बोथ के भी परपेंडिकुलर टू आर है, लेकिन क्या एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू आर है, वो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सीलरेशन और आर का जब आप परपेंडिकुलर चेक करते हैं तो ये कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो ये दोनों का रेशियो कभी कैंसिल नहीं होगा, तो ये चॉइस कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये वाला हो गया, भी जो परपेंडिकुलर टू आर है, लेकिन एक्सीलरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर। तो इस तरह से इतना देर में मैं आपको समझाया, इसलिए देर से समझा रहा हूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाना चाहिए, और ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा जो कि आपको रैंक मूवमेंट में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर रखिए, मैं बोर्ड के क्वेश्चन पर नजर रखता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि at time t equal to 0 particle starts moving such that at time t equal to 0 its coordinate, that is x equal to 2 meter, y equal to 3 meter. Yes. After interval of time t equal to 2 seconds, the coordinate changes, x coordinate 6 meter and y coordinate 7 meter. And after 5 seconds, that is at the end of a 5 second, xy coordinate equal to 13 meter and 14 meter. The question is, during the time interval of 0 to 5 second,
what is the average velocity in a vector form according to the question requirement. अब हमारे पास ये आता है कॉन्सेप्ट की बात कि डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर आपको क्या निकालना है, what is the velocity. So this is nothing but displacement by total time. ये थ्योरेटिकली हमने कॉन्सेप्ट दे चुका है. अब बचा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट पोजीशन और डज इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पोजीशन पर नहीं डिपेंड करता है. तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट डी, फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए, 6 मीटर और ये 2 मीटर है, तो 6 मीटर माइनस 2 मीटर. अब चूंकि ये x डायरेक्शन है, x कोऑर्डिनेट है, इसलिए i यूनिट वेक्टर दीजिए. एंड लाइकवाइज 14 माइनस 3 मीटर, 14 मीटर माइनस 3 मीटर, और ये चूंकि y डायरेक्शन है इसलिए j यूनिट वेक्टर दीजिए. सो डिस्प्लेसमेंट इज ओवर. व्हाट इज द टोटल टाइम, 5 माइनस 0, इसलिए अगर हम डेल्टा t इक्वल टू t ले लें माइनस 0 इक्वल टू 5 सेकेंड. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 6 में से 2 आप देख सकते हैं. दिस इज द 4 मीटर i एंड दिस इज द 11 मीटर j. So this is the very easy questions. Now what is the time consumed between them? So this is the 5. मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट पर ले लिया, मुझे ये लेना पड़ेगा 13 माइनस 2. थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ, इंटरमीडिएट को नहीं लेना है ना, तो इसको मैं इंटरमीडिएट का यहाँ से आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. दिस टाइम इज इंटरमीडिएट, क्योंकि 2 सेकेंड इंटरमीडिएट होगा और 5 आएगा. तो ज़रा सा फिर से कीजिए, 13 माइनस 2, सो 13 माइनस 2 दैट इज करेक्ट, एंड 14 माइनस, ये दैट इज दिस पार्ट इज करेक्ट. तो ये भी बच्चे लोग क्या हो जाएंगे, 13 माइनस 2 11 मीटर. अब मैं इसमें 11 अगर कॉमन ले लूँ मीटर, तो 11/5 हो जाएंगे, एंड दिस इज i प्लस j. एंड सो दिस इज योर आंसर, दिस वेलोसिटी वेक्टर. अब पूछेगा ये कितने एंगल पर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 45 डिग्री, चूंकि i का भी कोएफिशिएंट 1 एंड j का भी कोएफिशिएंट 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम प्रोजेक्टाइल पार्ट. बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है कि एक प्लेन है, दिस इज द XY प्लेन अंडर ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेन पर है. कहता है पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j. इसका मतलब ux कितना हो गया इसका, 2 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द y डायरेक्शन में कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हो गया. पूछता है कि विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज के रहेंगे, एक डाउन जाएगा और एक आएगा. आपको अच्छी तरह से पता है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज 0. इसलिए एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं चेंज करेगा. तो ये 2 मीटर है, तो यहाँ भी 2i मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे. और अगर ये प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी y डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो उसी जगह पर, उसी हाइट पर आने पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा. तो ये 3 मीटर पर सेकेंड j. सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, मेकिंग एन एंगल अल्फा. अब ये अल्फा क्या होगा, वो तो बात की बात है. जो पूछा गया किस वेलोसिटी वेक्टर से टकराएगा, तो वो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस 3j एंड ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड. अगर आपसे अल्फा पूछा होता, नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछा होता तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 2. ये कंपोनेंट लेते हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज द 3 एंड 2. सो व्हाट इज अल्फा, tan इनवर्स 3/2. लेकिन इसमें नहीं पूछा, इसलिए ये बताने की भी जरूरत नहीं है. आपसे अगर ये पूछता व्हाट इज थीटा, तो यहाँ पर भी क्या लेते हैं, आप ऐसे करके लेते हैं बच्चे लोग. ये वेलोसिटी 3 है और ये 2 है, और ये व्हाट इज थीटा, वंस अगेन tan थीटा इक्वल टू 3/2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2. दिस इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो डायरेक्शंस के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है. एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज एंड द वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, बट द डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए. AIPMT 2012 में आया हुआ है. कहता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशंस का क्वेश्चन है. यहाँ पर क्या कहता है कि आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऐसे करके आता है. दिस इज कॉल्ड h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड r. पूछता है कि इस कंडीशंस में दिया हुआ है कि इफ रेंज, दैट इज द रेंज, r स्टैंड्स फॉर रेंज, इज इक्वल टू
maximum horizontal height attained by the projectile, then under that case what is the angle of projection theta? This is under gravity x and y. क्या करेंगे, आपको ये याद होता है कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी एंड द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. U is the initial velocity, theta is the angle of projection, g is the acceleration due to gravity. So u square g getting cancelled. 2 sin theta into cos theta must be equal to sin theta into sin theta divided by 2. ये sin theta से ये sin theta कट जाएगा and you get the tan theta is equal to 4. So what about the theta? Tan inverse 4 value. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस माय डियर स्टूडेंट, ये भी नीट की एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. AIPMT 2011 के क्वेश्चन है, उस समय नीट नहीं आए थे. कहता है इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ ए मिसाइल व्हेन इट इज फायर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है एंड आपको रेंज निकालना है. कंडीशंस क्या होता है ये आपको मैंने थ्योरी दी है. थ्योरी आप मेरा जरूर पढ़ा कीजिए. न्यूमेरिकल बनाने के पहले प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिटेल में पढ़ लीजिए. वहाँ मैंने बताया था कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. नाउ आर टू बी मैक्सिमम फॉर गिवन यू एंड जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1. दैट इज साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये मैक्सिमम रेंज का है. तो यहाँ पर साइन 90 इक्वल टू 1, ये रेंज बचा. विथ व्हाट वेलोसिटी इट हैज बीन थ्रोन 20 into 20. What is the acceleration due to gravity? These two are getting cancelled. So 40 meter range and this is your answer. Very simple question. Next, बस आप इस बात को देखिए, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशंस का है. 2010 AIPMT से क्वेश्चंस लिया गया. क्या क्वेश्चंस कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द रेंज इज इक्वल टू 48 टाइम h max. अगर ये कंडीशंस को फुलफिल करता है प्रोजेक्टाइल मोशन, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? दिस इज टू बी फाउंड आउट. ये कहाँ से फेंका गया, इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि इट इज थ्रोन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बेस. और लास्टली ये कहाँ पर आके मिसाइल गिरता है या प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होकर ज़मीन पर गिरता है, और वो ज़मीन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल केस का है. क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों ही मैं हॉरिजॉन्टल केस के लिए ही लूँगा. कहने का मतलब ये है कि आप इसे ऐसे करके दीजिएगा, ये ऐसे करके हुआ. यहाँ पर ये 45 डिग्री नहीं है. दिस इज एनी एंगल एंड दिस इज फॉर द गिवन यू, दिस इज द h max. ये फॉर द गिवन इनिशियल वेलोसिटी, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेंज एंड दिस इज ए मैक्स, और थीटा इज टू बी रिक्वायर्ड. कंडीशंस हो गया. अब आपको इस पर सेट करना है कि क्या लेंगे. तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट ले लें तो r मस्ट बी इक्वल 4√3 स्क्वायर रूट लेने पर, एंड दिस इज h max. यहाँ पर भी इसका स्क्वायर दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. r स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स h max की स्क्वायर है. स्क्वायर रूट लेंगे 48 का 16 इंटू 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 √3 h max आ गया. नाउ व्हाट इज दिस रेंज? द ऑल टाइम सिंपल फॉर्मूला, u square sin 2 theta by g, and this is equal to 4√3 h max equal to u square sin theta into sin theta divided by g. चूंकि ये sin square theta होते हैं, इसमें u square is no more getting cancelled, g is getting cancelled. Sin 2 theta can be written 2 sin theta into cos theta, and this further can be written as 4√3. This is sin theta into sin theta. सिंप्लीफाई कीजिए, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा. आपको पास क्या आ जाएगा, ये 2 है साइन थीटा कॉस थीटा, 4√3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. h मैक्स में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक मुझसे हुआ, 2g होते हैं, तो ये भी मैं अगर 2 पुट कर दूंगा तो ये 2 से 2 आ जाएगा, और ये 2 से फर्दर ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास क्या आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. ओके. नाउ अगर आपको रिकॉल कीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक से वैल्यू से, तो दिस इज tan थीटा. सो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? 30 डिग्री. सो यू चूज द चॉइस एंड दिस चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर मोशंस है, दैट इज कॉल्ड प्लेनर मोशंस. एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों वेरी करते हैं. इसमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है,
लेट अस सपोज देयर आर टू डिफरेंट पार्टिकल्स A and B। आप फिगर से आ जाइए। दे आर मूविंग विद वेलोसिटी VA and VB with concentric circle, one radius is R1 and another radius is RB, such that the time period of both the particles moving on a circular path are same। अब आपसे पूछता है what is the angular velocity ready of each, उसका आपको रेशियो बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो व्हाट इज ओमेगा ए? ओमेगा ए को आप अच्छी तरह से देखिएगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π/t। याद रखिएगा ओमेगा इक्वल टू टी ए हो जाएंगे। एंड सो व्हाट इज ओमेगा बी? दिस इज अगेन 2π एंड टाइम टी। एंगुलर वेलोसिटी आप हमेशा लिखते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी एक टाइम पीरियड के हिसाब से 2π/t और 2π। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी ए इज इक्वल टू टी बी, ये दोनों टाइम पीरियड सेम है। सो व्हाट अबाउट द रेशियो? दे मस्ट बियर ए 1 रेशियो, दे आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे? 1/1। सो व्हाट अबाउट द रेशियो? इट कुड बी रिटेन 1:1 एंड सो द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मोशंस में क्या कहता है? टाइम पीरियड आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, पूरा टाइम 4 सेकेंड है। एक क्वाड्रेंट को तय करने में टाइम 1 सेकेंड लगता है और कहता है टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? तो एकदम से टॉप पर P पॉइंट पर, दैट इज इस पोजीशन के लिए y का फुल वैल्यू है और x की वैल्यू 0 है। एक एक करके आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को चेक कीजिए। पुटिंग टाइम t इक्वल टू 0, ए को मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर टाइम t को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम g इक्वल टू 0। इस t पोजीशन पर वास्तव में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? इन रियलिटी इज इक्वल टू 3 मीटर और यहाँ पर आपका t इक्वल टू 0 पुट करने पर ये वैल्यू क्या आ जाता है? 0। होना क्या चाहिए था? 3 मीटर, आ गया वैल्यू 0। सो दिस इज नेवर पॉसिबल। फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। इसको चेक कीजिए सेकंड को। सेकंड में क्या कहता है? y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू 3 cos, अपनी जगह पर रहने दीजिए, 3π2 और t की वैल्यूज को 1 पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यूज को आप लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 से ज़्यादा है वो तो निगेटिव में ही आ जाएगा और ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव में आएगा और y का वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 कभी निगेटिव नहीं है। सो दिस इज अगेन गेटिंग कैंसिल। इस c को चेक कीजिए, c ऑप्शंस को चेक करते हैं मेरे पास। तो y इक्वल टू t है और ये है 3 cos π/2 इंटू t का वैल्यू कितना पुट करना? 0 पुट कीजिए यहाँ पर। जैसे ही 0 पुट करते हैं cos 0 इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, सॉरी cos 0 इक्वल टू 1 हो जाता है और y की वैल्यू +3 मीटर आ जाता है। ध्यान से देख कीजिए, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? +1 cos 0 और उसके हिसाब से y का वैल्यू +3 और यहाँ का वैल्यू y इक्वल टू +3 है। तो दिस स्टैंड्स ट्रू, ये तो 0 हो गया। अभी काम कीजिए, टाइम t की वैल्यूज को यहाँ पर टेक कीजिए, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक बार इसको पुनः चेक कीजिए, दिस टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ टाइम t को 0 पर चेक किए थे। अब क्या हो जाएगा? टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है, इस पे t को 1 पुट कीजिएगा तो cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 वैल्यू आ गया। मतलब इस जगह पर y प्रोजेक्शंस का वैल्यू 0 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ केवल x है और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? 3 और इस जगह के लिए y इक्वल टू क्या है? 0। तो ये सेटिस्फाई होता हुआ, इसलिए C चॉइस इज द करेक्ट। आप इस C चॉइस को करेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज D इज ऑल्सो, क्योंकि -3 तो कभी भी नहीं हो सकता, ये इस साइड जा चुका है। ऐसे भी आप t की वैल्यूज को पुट कीजिए, t इक्वल टू 0, D को भी चेक कर लीजिए। 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? cos 0 इक्वल टू 1 और 1 पुट करेंगे तो -3 से करेंगे तो -3 मीटर आप इस साइड आ रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं। y का वैल्यू -3 मीटर, मतलब आप इस साइड जा रहे हैं। डी चॉइस में -3 मीटर, अगर पार्टिकल यहाँ पर रहता तब ये सही हो जाता है। 2016 के क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ये आप देख सकते हैं सर्कुलर पाथ है, एंड दिस टाइम ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि इट इज नॉट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, रेदर इट मूव्स विथ ए इंक्रीजिंग स्पीड। इससे कैसे मैं समझ सकता हूँ? आप देख सकते हैं रिजल्टेंट इज नॉट अलोंग दिस डायरेक्शन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है? एट ए 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल लाइन या रेडियल लाइन से होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एक्सीलरेशन विल हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज। एक वैल्यू हो जाएंगे ए नॉर्मल और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएंगे? ए टेंजेंशियल। ए नॉर्मल को आप ए रेडियल भी कह सकते हैं, ए सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल या AC? दिस मस्ट बी इक्वल टू A, दैट इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन cos 30 डिग्री। जहाँ A क्या है? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या बताता है कि दो तरह के एक्सीलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी होंगे और नॉर्मल भी होंगे, देयरफॉर इन दोनों के बीच से ये चला गया। ओके, नाउ दिस ए एक्सीलरेशन की वैल्यू दिया हुआ रिजल्टेंट का 15 है एंड cos 30 और √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास ये वैल्यूज आ गया। नाउ पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड एट दैट टाइम एट दैट पोजीशन, दैट इज ए p। तो हम जानते हैं AC इक्वल टू AR एंड दिस इज इक्वल टू v²/r। यहाँ AC की वैल्यू आपके पास है 15 और √3/2 v² आपको निकालना है एंड दिस r इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v की वैल्यूज आ जाता है 5.7 मीटर पर सेकेंड एंड सो द चॉइस आप मैच करा लीजिए। लॉजिक समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में दोनों एक्सीलरेशंस रहते हैं AT और AC। उसके कारण रिजल्टेंट आपका डाइवर्ट करता है फ्रॉम रेडियल लाइन से और 30 डिग्री से है तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, अगर A टेंजेंशियल पूछता तो कितना हो जाता तो 15 sin 30 डिग्री हो जाता और इसके हिसाब से ये वैल्यू हो जाता 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछता तो हम इसे ले सकते थे। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अब तक जितने भी नीट क्वेश्चन उपलब्ध मेरे पास आ चुके थे अप टू 2020 तक के, 21 अभी होना एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड होना है, उम्मीद करते हैं अगस्त के लास्ट में ले लें या सितंबर के शुरुआत के दौर में ले। तो ये कहना मेरा ये था कि अब तक जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये नहीं कहता है कि मैंने आपको सॉल्व किया, ये सॉल्व सेशन नहीं है, ये डिस्कशन सेशन है। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरी वो पुरानी थ्योरी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैं ये देखता हूं, स्पष्ट रूप से आप भी देख रहे होंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन इज ए वेरी वेरी ईजी। कहने का मतलब है जिस थ्योरी को आपने काफ़ी डिटेल और डेप्थ एनालिसिस किया था उस थ्योरी का इसका एप्लीकेशन किसी भी प्रॉब्लम्स में एक दो छोड़ दीजिए तो नहीं हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये भी है कि आपको पढ़ने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, तो आप मेरे थ्योरी को बेहतर ढंग से पढ़िए, 2 बार 3 बार जितना बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद इन सारे प्रोसेस को कर लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको डैम ईजी लगेगा, आप ईजी अप्रोच में सॉल्व करेंगे। मैंने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस बना रहे कि यही लेवल है और कोई भी लोग इसे आसानी से कर सकता है। इसलिए अगर फिजिक्स की बात हो और नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और 180 मार्क्स लाने की बात हो तो ये कोई भी टफ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं कि एज इट में बन जाते हैं। रेस्ट 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आपने अगर मेरी थ्योरी को 2 बार पहुँचा हो तो टेक इट गारंटी फ्रॉम मी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप 45 में से 45 क्वेश्चन करते हैं और वो भी विद इन टाइम लिमिट करते हैं। मैं समझता हूँ कि विद इन 45 मिनट्स आप कर देंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी है। कई क्वेश्चंस में आप हाफ ए मिनट में कर सकते हैं तो किसी लेंदी क्वेश्चंस में 1.5 मिनट तक जाएगा। ओवरऑल 1 मिनट का टाइम शेड्यूल काफ़ी कुछ है इसमें। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एम्स में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 25 ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। मेरा मानना है कि थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा इसे हाई लेवल पकड़ते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद का भी मेरे पास रहेगा IIT मेंस के और IIT एडवांस के क्वेश्चंस का डिस्कशन सेशन से स्टार्ट होगा। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे, एम्स तक पढ़ने के बाद रुक जाया करेंगे। और जो लोग का मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं और जिनकी मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी होनी चाहिए वो लोग मेरे थ्योरी को तो कई बार पढ़ेंगे और तब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मेरा मानना है कि इंडिया के किसी भी मटेरियल के सीट को आप उठा लीजिए, 1 to all आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। और हाँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने साथी के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मेरा जो हार्ड कमिटमेंट है स्टूडेंट्स के प्रति कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं उसका वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द